डेट है आज 8 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सीवेरोडोनेक्स। ये एक रीजन है जो रिसेंटली न्यूज में है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा इस साल तो यूपीएससी ने हद ही कर दी थी 2022 के प्रीलिम में 6-7 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के पूछ लिए और अजीब टाइप के ऑप्शन दिए थे। तो ये सीवेरोडोनेक्स जो रीजन है कहाँ पे है, बस इतना याद रखना है। यूक्रेन में है ये। यूक्रेन ने जो यूक्रेन की कैपिटल है, राजधानी है कीव, उस पर तो कब्जा कर ही चुका है। उसके बाद एक रीजन बचा है, ये साउथ में रीजन है, ये यूक्रेन के साउथ में सीवेरोडोनेस्क, उस पर भी कब्जा जमाने वाला है। ये यूक्रेन का मैप देख रहे हो आप, इस वाले मैप में देखो ये रसिया है और रसिया के साइड में ये यूक्रेन है। यूक्रेन के ये वाला रीजन है जो यहाँ पे, ये यहाँ पे है, लगभग 140 किलोमीटर साउथ में है रसिया से, रशियन बॉर्डर से ये सीवेरोडोनेस्क। और इस डोनबास रीजन बोलते हैं इस रीजन को। डोनबास रीजन की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है सीवेरोडोनेस्क। कहाँ पे लोकेटेड और कौन सी रिवर है यहाँ पे फेमस, ये देख लिया हमने। डोनबास रीजन में है। डोनबास रीजन इस साउथ रीजन को बोलते हैं। यूक्रेन के ये वाला रीजन है जो लगभग ये वाला रीजन। और इस रीजन के पास एक रिवर है जिसका नाम है सीवर्स्काई या सीवर्स्की डोनेट रिवर। इस रिवर के लेफ्ट बैंक पे है, यानी कि किनारे पे बसा हुआ है ये शहर जो सिटी है सीवेरोडोनेस्क। ये जो रिवर है, ये रिवर भी याद रखना आपको। जो सीवेरोडोनेस्क है यूक्रेन के लुहांस्क ओब्लास्ट जो प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब वहाँ एक स्टेट है, राज्य है, बहुत सारे स्टेट है, उनमें से लुहांस्क ओब्लास्ट जो स्टेट है उसके अंदर आता है ये सिटी। और यहाँ पे बड़ा ही इंडस्ट्रियल हब है यूक्रेन का, मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज हैं, केमिकल वर्क होता है, इसलिए ये जाना जाता है ये रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है सामबंदर। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है इस वर्ड का, मेनली आपको ये जानना है ये क्या है और रिसेंटली न्यूज में क्यों है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 10 एंटीक्विटीज़ मिली हैं। एंटीक्विटीज़ का मतलब पुरानी प्राचीन समय की कुछ स्कल्पचर मिले हैं। स्कल्पचर का मतलब कुछ मूर्ति मिली हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट से, जिनको गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को दिया गया है दिल्ली में। ये मूर्ति देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की मूर्तियां हैं। ये डांसिंग चाइल्ड सेंट सामंदर हैं जिनका स्कल्पचर आप देख रहे हो। कौन थे ये, बस इतना जानना है आपको। चोल डायनेस्टी थी। चोल वंश ने जब यहाँ 12th सेंचुरी में इंडिया में, साउथ इंडिया में राज किया, रूल किया, उनके 12th सेंचुरी के ये एक संत हैं सामबंदर। एक अप्पार नाम के सेव पोइट संत थे। सेंट बोल लो इंग्लिश में या संत बोल लो हिंदी में। सेव सेंट का मतलब हो गया भगवान शिव की ये पूजा अर्चना क्या करते थे अप्पार, उनके ही कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन, यानी कि जिस समय पे ये सेंट अप्पार रहा करते थे उसी समय पे ये सामबंदर भी थे। यूपीएससी लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस सेंट का ये कंटेम्प्रेरी था, इस सेंट का ये कंटेम्प्रेरी था, तो ये आपको याद होना चाहिए। साउथ इंडिया में 3 प्रिंसिपल सेंट माने जाते हैं, मुख्यतः जो मेजर संत हैं। बहुत सारे संत हैं वैसे तो, उनमें से 3 संत मेजर माने जाते हैं जिनको मूवर या मुवार बोलते हैं। उनमें से एक सामंदर भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने लेख लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी जिनको बोलते हैं ये ओवियर। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, स्पेलिंग देख लो आप, OEUVRE। इसमें इन्होंने 16,000 हिम्न लिखे हुए हैं। हिम्न का मतलब ये समझ लो जैसे दोहे होते हैं, जैसे कबीर के दोहे हैं या लाइनें होती हैं ऐसे, या मंत्र बोल सकते हो, यंत्र बोल सकते, तंत्र, मंत्र तंत्र बोल सकते हो, वो लिखे हुए हैं। जो सामंदर हैं ये नयनमार हैं। और नयनमार कौन थे, साउथ इंडिया में 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक 63 संत हुआ करते थे। 63 संत का एक्टिव ग्रुप था ये, उनमें से एक नयनमार ये भी हैं सामंदर। और ये जाने किस लिए जाते हैं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए। भगवान शिव की वर्शिप को इन्होंने प्रचलित किया था, साउथ इंडिया में पॉपुलराइज किया था। उनके लिए डिवोशनल पोइट्री लिखी और गाई, सॉन्ग के थ्रू, डिवोशनल पोइट्री या भक्ति कविता या भक्ति सॉन्ग के जरिए भगवान शिव की वर्शिप को इन्होंने प्रचलित किया, फेमस किया साउथ इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है खान क्वेस्ट 2022। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट है क्या, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बस इतना याद रखना आपको। और कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहाँ पे हो रही है, क्या इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जवाब है हाँ,
इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022, इसमें 16 कंट्रीज से मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया भी कर रहा है, और कहाँ पे हो रही है? मंगोलिया में। और मंगोलिया आप जानते हो कहाँ पे है? ये चाइना और रसिया के बीच में ये है मंगोलिया। यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है उखनागिन खुरेलसुख, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो लद्दाख स्काउट है, लद्दाख की जो रेजिमेंट है स्काउट है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। 14 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी। और इस एक्सरसाइज में होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा? एक दूसरी मिलिट्री की जो ये कंटिनेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये जैसे लद्दाख स्क्वाड इंडिया आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये आपस में सारी जो मिलिट्री हैं आपस में कोऑपरेशन को इन्हेंस करेंगे। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन इनके इन्हेंस होंगे। पीस सपोर्ट ऑपरेशन के लिए ये एक दूसरे की सहायता करेंगे, और पार्टिसिपेटिंग जितने भी नेशन हैं मिलिट्री रेडीनेस के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सरोगेसी। इसे बहुत से लोग प्रोनाउंस करते हैं सैरोगेसी, बहुत से लोग बोलते हैं सरोगेसी, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। मेजर काम है कि इसका काम क्या है, क्या चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर लो। बहुत से लोग एजुकेशन को एडुकेशन भी बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, वो चीज़ है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरोगेसी क्या है और क्यों अभी न्यूज में है? ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरोगेसी अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। जिसने पिटीशन डाली, जो याचिकाकर्ता जिसने याचिका डाली, पिटीशन डाली, उसने कहा सरोगेसी जो इंडिया में अलाउ की गई है कानून बना के, वो सिर्फ मैरिटल स्टेटस, एज और जेंडर के आधार पे नहीं होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया और भी होने चाहिए। क्योंकि सरोगेसी एक्ट पास किया गया था हमारे इंडिया में, उसके थ्रू सिर्फ मैरिड कपल ही जिन्होंने शादी कर ली है, लड़का लड़की, वो ही सरोगेसी के जरिए मेडिकल ग्राउंड पे बच्चे पैदा कर सकते थे। सरोगेसी होता क्या है? सरोगेसी जैसे ये मान लो, ये है आदमी और ये है औरत, ये है औरत, बड़े बाल कर देते हैं, ये औरत। अब इन दोनों को ये कैपेबल नहीं है कि ये आगे जनरेशन को बढ़ा सकें। हो सकता है जो माता हैं उनके यूटेरस में कुछ कमी है, यानी कि गर्भ में कुछ कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गर्भ से जो माता हैं वो ठहर नहीं सकती। अब जो ये महिला हैं जो माता बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही क्योंकि उनके यूटेरस में कमी है, तो इस केस में होगा क्या, ये एक दूसरी महिला को हायर करेंगे, ये समझ लो रेंट पे लेंगे, किराए पे। जैसे मान लो आपका खुद का घर पे रह रहे हो तो आपको कोई किराया नहीं देना पड़ रहा जनरली। अगर आप दूसरे शहर में जाओगे, वहाँ पे आपके पास घर नहीं है तो किराए पे ले लोगे, किराया दे दोगे, उस घर का सर्विस आप ले लोगे। तो कुछ इस तरह से ये दूसरी महिला को ये हायर करेंगे। ये आ गई सेकंड महिला, ये सेकंड महिला है, ये सेकंड महिला है और ये फर्स्ट महिला है। अब ये सेकंड महिला का सब कुछ सही है, यूटेरस गर्भ अच्छा काम करता है, तो करेंगे क्या, आदमी से, जो ये आदमी था इस औरत का हस्बैंड, इससे लेंगे स्पर्म और इसका एग, इसी औरत का जो फर्स्ट वाली जो माँ बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही हैं, तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कराएंगे लैब में। जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा, उस एग को और स्पर्म को फर्टिलाइज हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, फिर जो ये सेकंड माता है इसके गर्भ में रख देंगे, इसके गर्भ में रख देंगे, और फिर बच्चा किसके गर्भ से जन्म लेगा, इस सेकंड माँ से। और ये जो माँ है इसे बोलेंगे सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर या सिर्फ सैरोगेट बोल सकते हैं। और जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है बच्चा पैदा करने का, इसे बोलते हैं सरोगेसी या सैरोगेसी। तो अब यहाँ पे परेशानी बहुत होती हैं, बहुत सारे एथिकल इशू आते हैं। एथिक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS 4 में। एथिकल इशू क्या है, इससे नैतिकता के तौर पे क्या क्या परेशानी है। अब देखो बच्चा किसका कहलाएगा, क्योंकि जन्म इस महिला ने दिया था सेकंड ने, लेकिन एग और स्पर्म था इसका, तो अब किसके कौन माँ रहेगी, एक ये पर्सन उठ जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे समाज में या जनरली समाज में ये माना जाता है जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है वो उसकी माँ होती है। पालने वाली भी माँ हो सकती है, जैसे बहुत सारी आप देख सकते हो, बहुत सारे जो धार्मिक
किताबें हैं उनमें बहुत सारी कहानियाँ, जैसे भगवान कृष्ण की है हिंदू धर्म में, उनकी माता पालने वाली अलग थी और जन्म देने वाली अलग थी, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जन्म तो दिया ना उन्हीं की माता ने, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं था सैरोगेसी का उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम सारा ही चेंज हो गया, तो ऐसे एथिकल इशू बहुत सारे आ जाते हैं। अब जो ये एक्ट पास किया था सैरोगेट एक्ट, जिसके थ्रू इंडिया में अलाउ किया कि देखो कॉमर्शियल सैरोगेसी हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। कॉमर्शियल सैरोगेसी कैसा, क्योंकि इसके बाद बहुत प्रचलन चल गया। जैसे आपने सुना होगा, जो सनी लियोनी का नाम आपने सुना होगा, आजकल हीरोइन है सनी लियोनी इंडिया में। सनी लियोनी ने अपने बच्चे पैदा करवाए सैरोगेसी से। उसने खुद अपने गर्भ में बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन वो कैपेबल थी। कैपेबल होने के बाद भी उसने एक महिला हायर की, उसे रुपए दे देते हैं दूसरी महिला को। वो क्यों अपना गर्भ यूज करवाती है? क्योंकि कोई गरीब महिला है, उसको क्या करेंगे, पैसे दे देंगे, 2-3 लाख रुपए दे देते हैं, उसका 9 महीने तक अपने पास रखते हैं, अच्छे खाने पीने का ध्यान रखते हैं। जब बच्चा पैदा करके दे देती है तो उसे गुड बाय बोल देते हैं तब तक, या फिर दूध पिलाने तक उसे रखते हैं, फिर गुड बाय, फिर बच्चा हुआ उसका। तो ऐसे सनी लियोनी ने भी कराया है, ऐसा खबर है शायद शाहरुख खान ने भी अपना तीसरा बच्चा ऐसे कराया है। तो ऐसे कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था इसका सैरोगेसी का, यानी कि जो बच्चे पैदा करने के कैपेबल भी हैं वो भी दूसरे औरत को हायर करके बच्चे पैदा करा रहे थे। और औरतों का देखो, बहुत सारी गरीब महिलाएं वो तैयार भी हो जाती थी कि उन्हें गरीब थी, उन्हें पैसे मिल जाते थे, वो बच्चा पैदा करते थे। और दूसरी बात ये भी कि हमारे समाज में टैबू ऐसा है कि जब फिजिकल रिलेशन होगा तो उसका टैबू है, और कोई फिजिकल रिलेशन उस हस्बैंड से होना है नहीं, तो उसका स्पर्म और उसका एग सिर्फ गर्भ में रखना है और बच्चे को पैदा करना है, तो इसलिए मान भी जाती थी। लेकिन इसका जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था, कॉमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए ये सैरोगेसी एक्ट बनाया, और इसमें यह रखा कि ऐसे सैरोगेसी अलाउ तब होगी, एक तो मैरिड कपल होगा और दूसरा उसी का जानकार होगा, और जब वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं है मेडिकल ग्राउंड पे, तभी वो सैरोगेसी को अलाउ किया जाएगा इंडिया में, ऐसा इस एक्ट में है। तो जो ये पिटीशन डाली है, अभी पिटीशन इसलिए डाली है कि सिर्फ सैरोगेसी के लिए मैरिड कपल या एज या जेंडर का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ बोलता है मैरिड इंडियन जो कपल है मानता है एक मैन और वुमन, यानी कि पुरुष और महिला जब शादी करेंगे तो वो मैरिड कपल है। एज का क्राइटेरिया रखा है, महिला की एज होनी चाहिए 23 से 50 साल के बीच और मैन की होनी चाहिए 26 से 55 साल के बीच, वो ही सैरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जैसे मान लो आजकल भाई साहब लड़की लड़की से शादी कर लेती है, लड़का लड़के से कर लेता है, या हेट्रोसेक्सुअल ये शादी को छोड़ के और भी बहुत सारी शादियाँ होती हैं होमोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप होते हैं, तो उनका क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते? तो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है। एडिशनली जो कपल हैं वो देखो, अगर उनका अपना बच्चा है तो फिर वो सैरोगेसी से कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकते। नेक्स्ट ये है कि लॉ अलाउ करता है कि जो वूमन है, सिंगल वूमन, उसको तो अलाउ करता है, सिंगल अगर महिला है वो बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन वो या तो विडो हो या डिवोर्सी हो, यानी कि या तो उसका हस्बैंड मर गया हो, विधवा हो, विडो, या फिर उसे तलाक दे दिया हो और उसकी एज 35 से 45 के बीच में हो, तो सिंगल वूमन है कोई, उसको तो अलाउ करता है ये लो। लेकिन अगर वहीं सिंगल मैन है उसको अलाउ नहीं करता, उसको एलिजिबल नहीं करता। तो यहाँ पे मैन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा है सैरोगेटी के एक्ट के थ्रू, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम है। तो ये पिटिशनर ने हाई कोर्ट में जहाँ पे पिटिशन डाली है, ये उसने कुछ सवाल उठाए हैं इसमें। आगे क्या डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का तब देखेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है शीतल साथी। शीतल साथी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक सप्ते का फेस्टिवल है, कहाँ पे होता है और कब मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, 3 चीज़ें जाननी है। उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है शीतल साथी फेस्टिवल, ये त्यौहार कुछ इस तरह से, इसमें डांसिंग वगैरह ढोल ये बजाए जाते हैं। शीतल साथी एक सैक्रेड हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू धर्म में ये मनाया जाता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है ये। और ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती जी हैं, उनकी मैरिज का ये फेस्टिवल है, उनकी शादी का। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो ज्येष्ठ का महीना आता है, ज्येष्ठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है, जेठ का महीना लगभग 6 मंथ आ जाए, जून वाला, उसमें जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष का मतलब, शुक्ल पक्ष मतलब जैसे एक महीना उसमें 15-15 दिन होते हैं, 15 दिन का माना जाता है कृष्ण पक्ष। जब चांद नहीं निकलता, जब अंधेरी रात होती है, उन 15 दिन को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष बोलते हैं जिनमें उजाला रहता है, चांदनी रात रहती है।
तो जो शुक्ल पक्ष होता है जेठ के महीने में, उस टाइम पे ये शीतल साथी त्यौहार है जो फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें लोग करते क्या हैं, लॉर्ड शिवा है ऐसा मानते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्कॉर्चिंग हीट को, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है लॉर्ड शिवा से समर के महीने में, गर्मी के महीने में, लेकिन जो गॉडेस पार्वती हैं वो बारिश बन के आती हैं समर के महीने में, और फिर इनका मिलन होता है, यानी कि गुड मानसून सीजन की एक तरह से ये रिप्रेजेंटेशन करता है ये त्यौहार। शीतल साथी सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को। इनकी जो लॉर्ड शिवा हैं और गॉडेस पार्वती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती जी, इनको दो फैमिलियों ने अडॉप्ट कर लिया था अलग अलग, और फिर इनकी शादी कराई है सारे रिचुअल के साथ, सारे रीति रिवाज के साथ। मैरिज के बाद जब मैरिज परफॉर्म हो गई है तो फिर इनको एक सिटी में लाया जाता है। तो इस तरह इस फेस्टिवल में वही सब कुछ दिखाया जाता है। इस वीक के दौरान, फेस्टिवल के दौरान, बहुत सारे लोग डिवोटीज जो भक्त हैं भगवान शिव के, वो इकट्ठा होते हैं और एक यात्रा निकाली जाती है जिसे बोलते हैं शीतला साथी यात्रा या शीतल साथी यात्रा। ये कंडक्ट कराई जाती है वेस्टर्न उड़ीसा के संबलपुर जगह है, वहाँ पे ये यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अरीग नगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है लोकेशन, क्यों अभी न्यूज में है, बस इतना जानना है। ये चेन्नई में है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, और इसमें ऐसा मेथड यूज किया गया है ताकि वहाँ पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है ना, प्लास्टिक की बोतल, वहाँ पे यात्रीगण घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक टूरिस्ट वगैरह, और प्लास्टिक वगैरह की बोतल वगैरह फेंक देते हैं, उन्हीं को ये गंदा करने के से रोकें लोगों को। इसी के लिए एक स्टेप लिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तब इन्होंने एक स्टेप लिया। इन्होंने कहा जो भी विजिटर आएगा पानी की बोतल के साथ अंदर जा रहा है मान लो इस जूलॉजिकल पार्क में, तो जिसके पास मान लो 1 बोतल है तो 10 रुपये रखवा लेंगे, 2 बोतल है तो 20 रुपये रखवा लेंगे। अब उससे कहेंगे कि ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप वापस आओगे खाली बोतल लेके और वहाँ पे नहीं फेंकोगे, अपने पास लेके आओगे और हमें वापस कर दोगे खाली बोतल पानी पीने के बाद, या खाली बोतल नहीं है अपनी बोतल वापस लेके आओ, यानी कि अपनी बोतल आप वापस लेके आओगे तो आपको 20 मतलब पर बोतल आपने 10 रुपये जमा किए हैं जो वो वापस कर दिए जाएंगे, 10 के 10 रुपये। इसलिए चलाया था कि वहाँ पे कोई प्लास्टिक की जो बोतल वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं उनको रिटर्न करें, वापस करें। खाली बोतल अगर रिटर्न करना चाहते हैं, अगर आपकी भरी बोतल है तो वापस लेके आएँ, वहाँ पे प्लास्टिक से कोई कचरा ना फैलाएं। इसके साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं सेवा वी मैया नाथन और हेल्थ मिनिस्टर माँ सुब्रमण्यन, इन्होंने चेन्नई में कुछ ट्रेडिशनल क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो कपड़े के बैग बने हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं चेन्नई में मंचप्पाई, या इसका मतलब होता है येलो बैग, पीले बैग। ये लोगों को फ्रीली बांटें ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैरी बैग को यूज के लिए प्रमोट किया जा सके, ताकि वहाँ पे प्लास्टिक बैग का यूज ना करें लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों का बैग का यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक है LCCM प्रोग्राम, लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ साथ 5 जून को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी 1976 में बनाया था, और जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, हमारे इंडिया में बना हुआ है ब्रिटिश टाइम का सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें ये रजिस्टर किया गया है एज ए सोसाइटी की तरह। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और मेनली ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी अपने लिए रूल्स रेगुलेशन खुद ही बनाता है। तो इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जॉइंटली ये प्रोग्राम को अनाउंस किया है, घोषणा की है इसकी। किसके लिए? ये क्लाइमेट चेंज, जैसा इसके नाम में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको 1982 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, और वॉशिंगटन DC कहाँ पे आप सबको पता है, US की, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। और ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में रिसर्च वगैरह करता है ये। तो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैसूर का, उसके साथ भी कोलैबोरेट किया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइल मतलब साइन किया है इन्होंने, MOU का मतलब एग्रीमेंट साइन किया है। किस किस ने? दोनों तो उन्होंने जिन्होंने अनाउंस किया था इसका प्रोग्राम का, LCCM का,
WRI और NIUA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है मैसूरू में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि इसकी डिलीवरी अच्छे से की जा सके LCCM प्रोग्राम की। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे अकेडमियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, फ्रंट लाइन वर्कर्स और भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 5000 से ज़्यादा प्रोफेशनल की कैपेसिटी है इसमें। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं 5 फोल्ड स्ट्रेटजी अनाउंस की थी COP26 में। जब 26वीं मीटिंग हुई थी COP26 UNFCCC की पिछले साल 2021 में, वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान ग्लासगो में हुई थी ये मीटिंग, यहाँ पे पंच अमृत अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए, और वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट से अचीव करने के लिए ये पंच अमृत का एक 5 गाइडलाइंस दी थी। LCCM प्रोग्राम भी क्या करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, लॉन्च किसने किया, अनाउंस किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन इसे लागू कर रहा है ये पता होना चाहिए। लॉन्च किया था किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलकर किया। बाद में कोलैबोरेट किया एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसने किया मैसूरू का, इसने किया। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, डिजाइन कौन कर रहा है सारे प्रोग्राम को, और लागू कौन कर रहा है, किस किस के साथ, ये सारे तो हैं जिन्होंने अनाउंस किया है। साथ में ये भी हैं, एक यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप के बारे में आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये हैदराबाद में एक प्राइवेट स्कूल, ये बिजनेस को प्रमोट करता है। तो इनके साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जाएगा इसे, ये समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। ये इंस्टीट्यूट बनाया अभी ट्राइबल पीपल्स के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए जो भी ऐसे कोई भी मान लो सुख सुविधा उनके लिए इनॉग्रेट की गई है वो सही से लागू हो रही है नहीं हो रही, या उनके बारे में रिसर्च करना, इसके लिए नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इनॉग्रेट किया है, शुभारंभ किया है इसका। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में 7 जून को इसका शुभारंभ किया था, यानी कि कल। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर ट्राइबल रिसर्च, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होगा, और जितने भी मैटर हैं ट्राइबल से रिलेटेड, चाहे एकेडमी का यानी कि एजुकेशन का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव फील्ड का, कानून से रिलेटेड, कोई भी है ट्राइबल कंसर्न से रिलेटेड, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी कोई भी परेशानियाँ हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इशू है, उसकी ये रिसर्च करेगा और मॉनिटर करेगा। जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके जो प्रोजेक्ट हैं इसको ये मॉनिटर करेगा, और उनके क्वालिटी ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग को भी इम्प्रूवमेंट करेगा साथ साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है नोरो वायरस। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो मेंस में ऐसा कम ही पूछा जाता है कि नोरो वायरस के बारे में आप टिप्पणी कीजिए या लिखिए। नोरो वायरस अभी न्यूज में इसलिए है, 2 केसेस सामने आए हैं थिरुवनंतपुरम में, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट थे, उनको ये प्रभावित किया है नोरो वायरस। इस तरह का दिखता है ये नोरो वायरस। नोरो वायरस हाईली कंटेजियस वायरस है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला वायरस है, ये एक बीमारी है। ये स्टोमक फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। स्टोमक फ्लू इसलिए क्योंकि पेट में दर्द होता है इससे, और किसकी वजह से फैलता है ये, गंदे खाने की वजह से, पानी की वजह से, और गंदे सरफेस को छूते हैं, कैसे ज़मीन को छूते हैं, और बच्चे फिर मुँह में हाथ देने लगते हैं। और इसका प्राइमरी रूट है ओरल फीकर, मतलब मुंह में गंदगी जाने की वजह से फैलते हैं। होता क्या है, इसमें डायरिया हो जाता है, रोटा वायरस की तरह है, दस्त लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन किसी भी एज के ग्रुप को हो सकता है, बड़े को भी, छोटे को भी, किसी को भी हो सकता है, अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। इसमें जो डिसीज़ है ये टिपिकली देखा जाता है कि ये जैसे डॉर्मेट्रीज़ हैं, नर्सिंग होम हैं, या क्रूज शिप हैं, या क्लोज स्पेस होते हैं, वहाँ पे ही अकर होती है। WHO के अनुसार 685 मिलियन केसेस नोरो वायरस के हर साल देखे जाते हैं, जिनमें से 200 मिलियन केसेस तो 5 साल से कम बच्चे को प्रभावित करते हैं नोरो वायरस से। इसके सिम्टम और क्या क्या होते हैं, लक्षण, इसमें देखो उल्टियाँ और दस्त तो लगते ही हैं, साथ साथ क्या होता है इसमें, जिसको भी ये वायरस प्रभावित करता है उसके पेट में दर्द होने लगता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर हो जाता है, बुखार, हेडेक हो जाता है, सिर दर्द, और उसकी बॉडी में दर्द होता है, बॉडी एक। एक्सट्रीम सिचुएशन में इतना होता है कि सारी बॉडी से फ्लड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है रोगी को, जिसको ये प्रभावित करता है पेशेंट को, और डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ानी पड़ती हैं। जो नोरो वायरस इन्फेक्शन है,
ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, यानी कि जो इंटेस्टाइन है उनको भी प्रभावित करता है, उनमें जलन करता है। माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है इसकी वजह से, लॉन्ग टर्म में रहे तो मृत्यु भी हो सकती है, मॉर्बिडिटी हो सकती है इसकी वजह से। डायग्नोसिस इसकी रियल टाइम में की जाती है, तो इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। इसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस क्या हैं, कैसे बचा जा सकता है इस नोरो वायरस से? इसके लिए देखो कोई भी नो वैक्सीन अवेलेबल, कोई भी वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है। बेसिक प्रिकॉशन सिर्फ यही है, साफ़ सफाई से रहना। अगर खाना खाने जा रहे हो या खाना बनाने जा रहे हो तो हाथों को धो उससे पहले, खाना खाने और बनाने से पहले, और हाथ साबुन से धो, तब लेवेटरी यूज करो या डायपर वगैरह बच्चों के चेंज किए जाएं तो हाथ वगैरह साबुन से धोए जाएं। जब भी ऐसी आउटब्रेक होती है तो भी इसको जो आउटब्रेक है सरफेस वगैरह को डिसइंफेक्ट किया जाए अच्छे से। डिसइंफेक्ट का मतलब जैसे कोरोना वायरस हुआ था, बहुत सारी जगह पे ये सैनिटाइज़र वगैरह छिड़काव किए थे रूम वगैरह में, इस तरह से इसको भी डिसइंफेक्ट किया जाए इस वायरस के लिए हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन डाल के। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड होते हैं उनसे कांटेक्ट बचा जाए, उनसे दूर रहा जाए, उनके लिए खाना भी अलग से बनाया जाए, क्योंकि इसके सिम्टम 2 दिन बाद स्टॉप हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन ये बीमारी चलती है। जो नोरो वायरस है सिंपली डिसइंफेक्टेंट्स से ये कई बार रेजिस्टेंस होता है कि डिसइंफेक्टमेंट कर दिया, यहाँ पे दवाई छिड़कती तब भी नहीं मरता, और 60 डिग्री के सेल्सियस तक ये झेल सकता है। अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाने को सिर्फ स्टीम करके स्टीम फूड खाते हैं या क्लोरीनेटेड वाटर पीते हैं, वाटर में क्लोरीन डाल के साफ़ करके उसे पीते हैं, या फिर वाटर को सिर्फ स्टीम के जरिए कुछ टेम्परेचर तक गर्म कर लेते हैं, बस उसे खाते हैं। लेकिन ये 60 डिग्री सेल्सियस तक जी सकता है, और जब तक खाने को अच्छे से उबाला नहीं जाएगा, अगर वो खाने में उपलब्ध है वायरस, तो ये प्रभावित कर सकता है उस पर्सन को जो भी उस खाने को खाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसके? अभी तक ऐसा जनरली ऐसी कोई टैबलेट तो है नहीं नोरो वायरस की कि ये नोरो वायरस की टैबलेट है, आपको नोरो वायरस हो गया मान लो तो उसको नोरो वायरस की टैबलेट दे दी आदमी को, वो ठीक हो गया। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, यानी कि कुछ दिन में अपने आप ये ठीक हो जाती है। 2 से 3 दिन तक चलती है नॉर्मली, लेकिन ज़्यादा दिन भी चल सकती है। और ये यंग पर्सन को बहुत ही कम होती है, वेरी ओल्ड को भी। ये मालनूरिश्ड जो होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रभावित कर सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसका प्रॉपर तरीका यही है मेंटेन करने का कि हाइड्रेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जैसे मान लो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं बस सिम्टम की दवाई दें। फीवर हो रहा तो फीवर की दवाई दे दी, दस्त लग रहे हैं तो दस्त की ले ली, या फिर हेडेक हो रहा है सिर दर्द की तो सिर दर्द की दवाई दे दी। इस तरह से इसको ठीक किया जाता है। और समय समय पे पेशेंट को, जो रोगी है जिसको हुआ है, बस उसे रिहाइड्रेट करते रहें, या तो ग्लूकोज वगैरह या ग्लूकोन डी वगैरह, या फिर जो इलेक्ट्रॉन के पैकेट आते हैं उसको, या फिर पानी वगैरह अच्छे से पिए, या जिन फल में पानी होता है ऐसे फल खाए वो। तो यही टॉपिक थे आज के।